ई वे बिल होता क्या है? ई वे बिल की अगर मीनिंग की बात करें, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, वे का मतलब होता है रास्ता, या वे का मतलब तो जानते हो वे ही होता है, और बिल का मतलब भी तुम लोग जानते हो। तो अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है और रास्ते के लिए गुड्स के कोई जो है हमको ऐसा डॉक्यूमेंट इशू करना है कि रास्ते में अगर कहीं भी चेक पोस्ट आए या फिर जो क्या बोलते हैं उनको टोल वगैरह है, तो वहां पे गुड्स की क्वांटिटी, मेजरमेंट, वेट, कितना गुड्स जा रहा है, वो सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट में लिखी हों और प्रॉपर एथोराइज्ड हो, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जिसका नाम होता है ई वे बिल। समझ में आया? ई वे बिल क्या होता है? ई वे बिल इज अ कंप्लायंस मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। इट जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब ऑनलाइन ये जनरेट होता है थ्रू डिजिटल इंटरफेस ऑन जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल पे पूरा इसका डिजिटल इंटरफेस बना होता है, मतलब अलग से इसका वेबसाइट बनी हुई होती है, उसी पे जाके आप इसको ऑनलाइन इशू करते हैं। इट रिक्वायर्स फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर सप्लाई, रिटर्न और एनी अदर रीजन। चाहे गुड्स हम सेल कर रहे हो, चाहे हो सकता है सेल करने के बाद रिटर्न आ रहा हो हमारे पास, या कोई अदर रीजन हो, गुड्स का मूवमेंट जरूरी है, सेल, परचेज, रिटर्न ये जरूरी नहीं। द पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कह रहे जो पर्सन गुड्स का मूवमेंट कर रहा है, चाहे वो सप्लायर हो, रिसिपिएंट हो या ट्रांसपोर्टर हो, मस्ट अपलोड रिलेवेंट डिटेल्स बिफोर स्टार्टिंग मूवमेंट। मतलब मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले उसको कुछ रिलेवेंट डिटेल्स वहां पे डालनी पड़ती है, जैसे व्हीकल नंबर क्या है, ट्रांसपोर्टेटर की डिटेल्स क्या है, समझ रहे हो, जो सप्लाई कर रहा है सप्लायर उसकी डिटेल्स क्या है, रिसिपिएंट की डिटेल्स क्या है, ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल होती हैं। गुड्स का मेजरमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ पे जाना है, कितने केजी जो है यूनिट्स हैं, कितने केजी माल है, कितनी यूनिट्स है, सारी डिटेल्स। वंस द डाटा इज अपलोडेड, एक बार डाटा अपलोड हो गया तो ये जनरेट कर देता है एक यूनिक ई वे बिल नंबर, एक अलग से आपको नंबर जनरेट कर देता है जिसको हम लोग ई वे बिल नंबर बोलते हैं। ये सारे आपके जो है जर्नी के लिए अलग अलग होता है, ये नहीं एक आपको जो है नंबर मिल गया तो वही आपके हर रास्ते में काम आएगा। हर ई वे बिल का नंबर अलग अलग होता है। क्लियर? तो ई वे बिल क्या होता है समझ में आ गया होगा। वाई इज द ई वे बिल रिक्वायर्ड? कह रहे इंश्योर हैसल फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, किसी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो गुड्स को मूवमेंट करने में। रास्ते में अगर किसी ऑफिसर वगैरह ने रोक लिया तो उसको प्रॉपर जीएसटी का एक सबूत है कि गुड्स तुम यहां से यहां ले जा रहे हो, जैसे होता नहीं गुड्स ब्लैक कर रहे हो तुम, तो दिखा दिया तुमने, इसका मतलब ब्लैक नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद हेल्प इन ट्रैकिंग मूवमेंट एंड वेरीफाई इनवाइसेस, इनवाइसेस को वेरीफाई करने में हेल्प करता है, मूवमेंट को ट्रैक करने में हेल्प करता है, कैसे कि टोल कितने क्रॉस किए, समझ रहे हो, ऐसे करके ट्रैक हो जाता है। प्रिवेंट्स टैक्स इविजन, टैक्स की चोरी को रोकता है कि गुड्स आप किसी प्रकार से स्मगल वगैरह नहीं कर सकते, सारे गुड्स की प्रॉपर डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी जैसे ही मूवमेंट्स होगा। एलिमिनेट्स चेक पोस्ट एट स्टेट बॉर्डर, स्टेट बॉर्डर पे जो चेक पोस्ट होते हैं वहां पे डिटेल चेकिंग नहीं होती, समझ रहे हो। अगर प्रॉपर ऑफिसर को रीजन टू बिलीव है कि तुम कुछ गड़बड़ा सामान ले जा रहे हो, तभी वो जो है आपका कंटेनर खुलवा के देखेगा, अदरवाइज आपका कंटेनर नहीं खोल सकता है, बाहर से वो ई वे बिल की रिसिप्ट देख के सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन उसको कोई हिंट मिली हो, जैसे फोन करके कोई बता दे तो उस कंटेनर के अंदर एक छोटा सा और कंटेनर है, समझ रहे हो, उसमें सोने के बिस्किट रखे हुए हैं, होता नहीं है ऐसे, उनको टिप मिल जाती है तो खोल सकते हैं, लेकिन उसका भी रूल है अलग। समझ में आया? स्पीडिंग अप ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को स्पीड करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए, ज्यादा टाइम ना लगे। कह रहे हु शुड जनरेट ई वे बिल, ई वे बिल कौन जनरेट कर सकता है? कह रहे इट मस्ट बी जनरेटेड बाई एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो सप्लायर हो चाहे रिसिपिएंट हो सकता है सप्लायर गुड्स सेल करने के लिए भेज रहा हो तब भी वे बिल जनरेट होगा, हो सकता है रिसिपिएंट रिटर्न करने के लिए भेज रहा हो गुड्स, उसके पास आए हो गुड्स उसको नहीं चाहिए, अब वो रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न के लिए रिसिपिएंट कर सकता है। हु कॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स, कह रहे जो गुड्स का मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि सेल हो रही है, समझ लो, गुड्स का मूवमेंट होगा, सप्लायर हो चाहे रिसिपिएंट हो, और वो जो है वे बिल जनरेट कर सकता है। वेदर इट रिलेशन टू सप्लाई, कह रहे सप्लाई या सेल से रिलेशन हो या ना हो, फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, सप्लाई के अलावा भी कोई रीजन हो, जैसे कि जॉब वर्क रिटर्न ईटीसी, ईटीसी में सब आ गया आपका,
मूवमेंट इन्वॉल्व हो बस। ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप इनवर्ट सप्लाई कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से। इनवर्ट सप्लाई का क्या मतलब हुआ, आप परचेज कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन से जो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। अब अनरजिस्टर्ड है तो क्या ई वे बिल जनरेट कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो किसको करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड पर्सन को। समझ में आया? तो अगर आप परचेज भी कर रहे हैं, अगर आप परचेज भी कर रहे हैं, परचेज करने में देखोगे सप्लायर, हम बायर हैं, बायर कह लो या फिर जो है रिसिपिएंट कह लो, और सप्लायर कोई दूसरा है, लेकिन सप्लायर यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी वाले इसको नहीं जानते और हम रजिस्टर्ड पर्सन है, हमको जानते हैं। तो इवन इफ सप्लायर मूवमेंट कर रहा है, इसको चाहिए ई वे बिल इशू करना, लेकिन ये करेगा बायर, क्योंकि जीएसटी में रजिस्टर्ड बायर है। जीएसटी वाले किसको जानते हैं? बायर को, सेलर को। समझ में आया? कह रहे व्हेन इज ई वे बिल रिक्वायर्ड, ई वे बिल कब जनरेट किया जाता है? और ऐसा तो है नहीं 10 रुपए का मूवमेंट कर रहे हो तब भी ई वे बिल जनरेट हो जाएगा, एक वैल्यू दी जाएगी। कह रहे व्हेन वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, सिंगल इनवाइस हो, बिल हो या डिलीवरी चालान हो, इन चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट देख लो, इन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो कंसाइनमेंट की वैल्यू है, टोटल वैल्यू बताया जा रहा है, ये एक्सीड करे 50,000 से, मतलब 50,000 से अगर ऊपर जाएगी तब भी ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। समझ में आया? टाइप्स ऑफ जनरेशन, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब हमने कहा मैंडेटरी है 50,000 से ऊपर जाएगा, 50,000 से नीचे है तब भी करना चाहते हो अगर ई वे बिल जनरेट कर सकते हो, कर सकते हो। वॉलेंट्री अगर इवन इफ कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 इज 50,000 और लेस, अगर 50,000 और उससे कम भी है तब भी आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो, वॉलेंट्री। दूसरा अगर बात करें मैंडेटरी कब होगा, जब वैल्यू आपकी 50,000 की से एक्सीड होगी, और कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि अभी हम लोग बताएंगे, उनमें आपको मैंडेटरी जनरेट ही जनरेट करना पड़ेगा। समझ में आया? अब आगे बात करें मैंडेटरी जनरेशन, जो हमने स्पेशल केसेस की बात की, स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं जिसमें ई वे बिल मैंडेटरी जनरेट करना ही करना पड़ेगा। पीछे जगह नहीं है क्या सीट है? देख लो पीछे बैठ जाओ, दिखेगा नहीं यहाँ से रहो। तो कुछ मैंडेटरी केसेस हैं जिनमें ई वे बिल जो है 50,000 की लिमिट नहीं देखी जाएगी। सबसे पहला अगर देखा जाए तो ये जानते ही हो आप कि 50,000 से ऊपर अगर कंसाइनमेंट की वैल्यू होगी तो आपको जनरेट करना पड़ेगा रजिस्टर्ड सप्लायर रिसिपिएंट कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स की मूवमेंट हो गई, यूपी से एमपी गुड्स जा रहा है, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा अगर आपकी गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। कैन एथोराइज ई कॉमर्स ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर टू फाइल पार्ट ए। अब ये क्या होता है, इसमें एक पार्ट ए होता है ई वे बिल का, जिसमें ट्रांसपोर्टेटर या ई कॉमर्स वेबसाइट जिसके थ्रू आपका गुड्स जा रहा है उसकी आप डिटेल डालोगे, गाड़ी का नंबर क्या है, कहाँ किसके थ्रू जा रहा है, ये सारी बेसिक डिटेल्स होंगी जो ट्रांसपोर्टर की होंगी। अगला पॉइंट है जॉब वर्कर। अगर प्रिंसिपल ऑफ जॉब वर्कर है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन है। जॉब वर्क जानते हो क्या होता है? ज्वेलरी वगैरह वाले होते हैं, उसको बेचते हैं ना, अपना मेकिंग वगैरह अगर कहीं और या कोई फैक्ट्री से सामान निकल के कहीं और जा रहा है, लेबर के पास किसी और जगह पे, उसको कस्टमाइज करने के लिए प्रोसेस करने के लिए कोई गुड्स है उस पर कोई प्रोसेस करना है, अलग से कुछ लगाना है, समझ लो, कस्टमाइज कराना है, तो उसको बोलते हैं जॉब वर्क। ठीक है, तो जॉब वर्क के लिए अगर गुड्स कोई गुड्स भेजा जा रहा है और इंटर स्टेट मूवमेंट हो रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, मतलब अगर इंटर स्टेट आप मूवमेंट कर रहे हैं, जॉब वर्क वाली कर रहे हैं, तो इसमें वैल्यू नहीं देखी जाएगी 50 से, आपको ई वे बिल जनरेट करना ही करना पड़ेगा। जैसे कश्मीर की शॉल्स आती है, हाँ, तो उस पे जॉब वर्क हुआ होता है, जॉब वर्क हुआ तो होता अगर है, वो यूपी में आ रही है तो उस पे बिल्कुल। नहीं, ऐसे भी अगर देखा जाए एक स्टेट से दूसरे स्टेट से अगर सामान भेज रहे हो
तो तुमको ई वे बिल जनरेट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स जाएगा तो तुम ये नहीं चाहोगे रास्ते में 10 जगह तुम्हें प्रॉब्लम हो, समझ रहे हो? रास्ते में 10 जगह अगर चेकिंग होगी तो तुम अगर ई वे बिल दिखा दोगे, उसमें साफ साफ क्वांटिटी मेंशन होती है, वेट आपके कंटेनर का मेजर होता है, प्रॉपर एथोराइजेशन होता है जीएसटी डिपार्टमेंट का, तो गुड्स में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। काफी लॉन्ग टाइम तक गुड्स को रिटेन करके नहीं रखा जा सकता किसी भी चेक पोस्ट पे, समझ रहे हो? लेकिन 50,000 की लिमिट तो इंटर स्टेट पे भी लगेगी। 50,000 की लिमिट तो इंटर स्टेट पे भी लगेगी। नहीं, इंटर स्टेट में लगेगी लेकिन जॉब वर्क वाले केस में नहीं लगेगी। जॉब वर्क वाले केस में कह रहे हैं इंटर स्टेट नहीं देखा जाएगा, मतलब सॉरी 50,000 नहीं देखा जाएगा। हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हैंडीक्राफ्ट गुड्स कौन कौन से होते हैं? जो हाथ से बनाए जाते हैं, वहां है कुल्हड़। और तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर देखा जाए, हैंडीक्राफ्ट गुड्स अभी रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ोगे तो पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, ये कुछ पर्सन जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाते हैं जीएसटी में एग्जेम्प्ट रहते हैं एज पर सेक्शन 24। रिक्वायर्ड फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट इवन इफ वैल्यू आपकी 50,000 से कम हो या फिर इक्वल टू हो। कह रहे हैं अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स बना रहे हैं और इंटर स्टेट मूवमेंट गुड्स की कर रहे हैं, तब भी आप 50,000 की लिमिट में आए चाहे ना आए, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। क्लियर? मैंडेटरी है। तो ये कुछ दो तीन स्पेशल केसेस थे जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? कुछ लोग लेट आए हैं तो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से दे देते हैं। ई वे बिल क्या होता है? एक जो है रास्ते में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, गुड्स को जो है लाने और ले जाने में आपका कंटेनर बार बार रोका ना जाए, इसके लिए एक जो है जीएसटी डिपार्टमेंट की जो है साइड पे बिल जनरेट किया जाता है, जिसको हम लोग ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक जो है वे बिल बोलते हैं। अब ये जो है क्यों जो है किया जाता है? हैसल फ्री मूवमेंट के लिए, आप मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, टैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। से टैक्स को कैसे प्रिवेंट करोगे? अभी बताया था। टैक्स कैसे प्रिवेंट करोगे? फर्जी? तो फर्जी बिल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ कहाँ है? अगर ई वे बिल जनरेट हो रहा है तो गुड्स की सारी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का गुड्स जो है ब्लैक में नहीं जा सकता है, समझ रहे हैं? सारे गुड्स की इंफॉर्मेशन, अगर एक जो है स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स ट्रांसफर हुआ है तो उसकी जो है सारी इंफॉर्मेशन जीएसटी डिपार्टमेंट के पास होगी, और अगर डिपार्टमेंट के पास है तो टैक्स कहाँ ले जाओगे? टैक्स की चोरी कहाँ कर पाओगे? एलिमिनेट चेक पोस्ट स्टेट बॉर्डर, मतलब चेक पोस्ट वगैरह को एलिमिनेट करता है, मतलब कम करता है, चीजें इतनी डिटेल में चेक नहीं होती हैं, आपके ट्रांसपोर्ट को स्पीड मिलती है। कौन कौन जनरेट करता है? सब सारे रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो सप्लायर हो चाहे रिसिपिएंट हो। सप्लायर जैसे कि गुड्स बेच रहा है वो तब भी इशू कर सकता है, रिसिपिएंट के केस में वो गुड्स रिटर्न कर रहा है तब भी वो इशू कर सकता है, ठीक है? उसके बाद इन रिलेशन टू सप्लाई, सप्लाई कर रहे हो तब भी इशू कर सकते हो, अदर देन सप्लाई कर रहे हो तब भी इशू कर सकते हो। और इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिससे हम सप्लाई ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन हम परचेजर जो है रजिस्टर्ड पर्सन है, तो हम रजिस्टर्ड पर्सन है, हम ई वे बिल इशू करेंगे। हमारा जो सेलर है वो कर ही नहीं सकता ई वे बिल इशू। क्लियर? ई वे बिल कब रिक्वायर्ड होता है? बताया जब आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से एक्सीड करती है। वॉलेंट्री आप 50,000 से नीचे भी होता है तब भी आप जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? ऊपर वाला कहाँ पे? अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं कर सकता है, अगर हम खरीद रहे हैं तो उसके पास ई वे बिल तो होगा नहीं, हम उसको सेंड करेंगे। हाँ, हम खुद जो है बनाएंगे ई वे बिल, मतलब बीइंग अ परचेजर हम ई वे बिल बनाएंगे, उसको जो है भेजेंगे, मतलब पोर्टल पे वो दिख जाता है, भेजेंगे और वहां से वो अपने गुड्स के साथ हमारे वो लगा के भेजेगा, ठीक है? और कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, ठीक है? अब स्ट्रक्चर क्या होता है ई वे बिल का? स्ट्रक्चर एंड डिटेल्स ऑफ ई वे बिल। द ई वे बिल कंटेन्स टू पार्ट, पार्ट 1 और मतलब पार्ट ए और पार्ट बी। सबसे पहले पार्ट ए में बेसिक डिटेल्स जाता है, जैसे जीएसटी नंबर, ठीक है? उसके बाद प्लेस ऑफ डिस्पैच, कहाँ के लिए जा रहा है, जीएसटी ऑफ रिसिपिएंट, सप्लायर रिसिपिएंट दोनों की बेसिक डिटेल्स आती हैं। प्लेस ऑफ डिलीवरी,
डॉक्यूमेंट क्या है आपके पास, इनवाइस है, चालान है, डॉक्यूमेंट की डेट क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स का मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, समझ लो, जो हमारी अमाउंट होती थी जिसपे टैक्स लगेगा, गुड्स किस टाइप का है, HSN कोड उसका क्या है, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्यों ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, आपको सेल करना है, रिटर्न करना है, समझ रहे हो, उसमें रीजन डालोगे, जॉब वर्क करना है, तो इसमें रीजन आप लोग डालोगे। उसके बाद व्हीकल नंबर जाएगा अगर रोड ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, समझ लो, आपकी जो गाड़ी है, जिस गाड़ी से जा रहा है उस गाड़ी का नंबर जाएगा। पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट डिटेल जाएगी कि रेल से जा रहा है, शिप से जा रहा है, या फिर जो है एयर से जा रहा है, ये सारी चीजें हैं आपकी। देखोगे ई वे बिल, अभी हमने 2 ही दिन पहले वो जो है किया था, लॉगिन याद है ई वे बिल का, याद है, याद था यार तुम, घर वाला जो घर में कराया था। हम भी भूल गए हैं लॉगिन इसका, वो लिखा वहीं डेस्क पे लिखा हुआ रखा है, जो घर पे क्लास लेते हैं वहीं पे लिखा हुआ रखा है। चलो कल बता देंगे, याद दिलाना हमको, तो उसकी फोटो खींच लेंगे। या फिर एक क्लास पड़ी हुई है हमारी जिसमें ये पूरा फाइलिंग बताया हुआ है, ई वे बिल कैसे फाइल होता है, वो अनलॉक कर देंगे, देख लेना, ठीक है। क्या क्या हमको इंपॉर्टेंट चीजें देखनी पड़ेंगी। अच्छा, जीएसटी की वेबसाइट अलग होती है और क्या इसकी अलग होती है, ई वे बिल की नहीं अलग होती, अलग होती है? देखो ये जीएसटी की सब वेबसाइट होती है, समझ के चलो, जीएसटी के अंदर ही वेबसाइट है इसकी, लेकिन इसका इंटरफेस अलग है। जैसे अभी हमने खोला था, तो जीएसटी का लॉगिन अलग बनता है और ई वे बिल का अलग बनता है, समझ रहे हो। वंस जनरेटेड ई वे बिल नंबर इज शेयर्ड विद सप्लायर, रिसिपिएंट एंड ट्रांसपोर्टर, मतलब तीनों लोगों को पता होना चाहिए हमारा गुड्स आ रहा है, ई वे बिल इसका जनरेट हो चुका है। वैलिडिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय गुड्स, वैलिडिटी जो है डिपेंड करेगी कि गुड्स का डिस्टेंस कितना है, मतलब किलोमीटर में कितना है, जितने किलोमीटर होगा उस किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो है इसकी वैलिडिटी जो है डिसाइड होगी। क्लियर। कैन बी कैंसल्ड विद इन 24 आवर्स इफ गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड, अगर गुड्स ई वे बिल जनरेट किया गया है और गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो 24 घंटे के अंदर वो एक्सपायर हो जाएगा। क्या बताया हमने, अगर ई वे बिल जनरेट हुआ है और इफ गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड विद इन 24 आवर्स तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू एज पर सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई, याद है, कह रहे वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस एप्लीकेबल जीएसटी इस पे लग जाएगी, माइनस कर देंगे जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स है। क्लियर। तो एग्जेम्प्टेड वाले अगर माइनस कर देंगे तो हमारा जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी वो क्लियरली निकल के आ जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ ई वे बिल। मतलब सीधी सीधी बात है, तुमको गुड्स का वैल्यू पता होगा, उस पे जीएसटी खाली लगाना रहता है, जितने % लगा होता है वही उसकी इनवाइस वैल्यू जो होती है उसी वैल्यू पे वो ट्रांसफर होता है, मतलब जो इनवाइस काटा जाता है वही इनवाइस वैल्यू पे वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं करते हैं ई वे बिल के लिए। कह रहे हैं व्हेन इज ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, मोड वाइज रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हु जनरेट ई वे बिल, अगर बाई रोड किया जा रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन करेगा, चाहे वो सप्लायर हो चाहे वो, अगर रेलवे के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तब भी रजिस्टर्ड पर्सन करेगा, चाहे वो सप्लायर हो चाहे, अगर एयर या वेसल के थ्रू तब भी रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो सप्लायर हो चाहे, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा तो रिसिपिएंट करेगा, रिसिपिएंट नहीं होगा तो सप्लायर करेगा, दोनों में से एक पार्टी करेगी जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगी। आप कहोगे सर दोनों अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तब क्या होगा, ये भी तो बात है। हाँ नहीं, दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है तो डिपेंड करेगा, ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है, तो मूवमेंट कौन कर रहा है, समझ रहे हो। मान लो सप्लायर भेज रहा है गुड्स सेल के लिए तो सप्लायर इशू करेगा, रिसिपिएंट भेज रहा है सेल रिटर्न के लिए तो रिसिपिएंट इशू करेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। इन ऑल केसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कह रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ई वे बिल जनरेट करने की, जो मूवमेंट कर रहा है। हमने बताया सप्लायर अगर मूवमेंट कर रहा है सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर रिसिपिएंट कर रहा है तो रिसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कहोगे सर
अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला केस हुआ तो रिस्पॉन्स, ये मान लो अनरजिस्टर्ड पर्सन है सप्लायर, समझ रहे हो, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन मूवमेंट सप्लायर कर रहा है, तो कहोगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आई, ई वे बिल तो इसको जनरेट करना चाहिए। ये इनको बोलेगा कि हमको ई वे बिल जनरेट करके दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की आएगी, क्योंकि विदाउट ई वे बिल अगर भेज दिया तो इसमें गलती किसकी होगी, सप्लायर की। सप्लायर को जो है रिसिपिएंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि आप हमको ई वे बिल जनरेट करके दीजिए। समझ में आया कितना इजी है। अब हम लोग थोड़ा सा वैलिडिटी देखेंगे। एक सेकेंड, समीक्षा बुक देखना, एक कॉपी देखना। समीक्षा कह रहे वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, कह रहे टाइप ऑफ कार्गो। पहला ये देखो ओवर डायमेंशनल कार्गो, ये कौन सा कार्गो होता है पता है, सर जो मतलब जिसमें ज्यादा भारी सामान हो, जिसमें ज्यादा भारी सामान हो। मेनली इसमें वो आते हैं जिनमें बड़ी बड़ी कारें जाती हैं, समझ लो, जो बहुत सारे बिल्कुल घर ही होता है उसमें, मूवीज में देखा होगा ठीक है, वो आते हैं इसमें। अच्छा, इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई कि कितना बड़ा, समझ लो, ई वे बिल में कोई लिमिट नहीं दी गई कि कितने बड़े को हम ओवर बोलेंगे और कितने जो है बड़े को हम अंडर बोलेंगे। तो हम अगर हमने गूगल पे डालोगे तो तुम्हारे वही वाले कार्गो बन के आएंगे तुम्हारे, जिनमें देखोगे ट्रैक्टर जाते हुए मिलते हैं तुमको, 4-5 ट्रैक्टर लाइन से देखा होगा, कारें लदी हुई 4-5 जाती हुई मिलती हैं, बाइकें आती हैं 50-50 एक साथ, समझ रहे हो। और जैसे शोरूम पे क्या चीज, कंटेनर, ठीक है, जैसे कस्टम वस्टम पे कंटेनर नहीं देखते हो बड़े बड़े, जो ऐसे करके ऊपर से, जैसे पुष्पा मूवी में जो उतर रहा था, देखा होगा स्टार्टिंग में, समझ में आया। तो ओवर डायमेंशनल कार्गो अगर है तो अप टू 20 किलोमीटर, कह रहे 20 किलो, क्योंकि वो बहुत स्लो स्पीड में चलता है क्योंकि इतना हैवी होता है, तो 20 किलोमीटर एक दिन में उसकी लिमिट रहेगी। मतलब ये नहीं कि उतना चलेगा, कह रहे हैं ई वे बिल की इतनी हम टाइम लिमिट लेके चलेंगे, ई वे बिल वाले हमेशा ज्यादा टाइम लिमिट लेके चलते हैं। हम एक दिन की उसकी एक्सपायरी की टाइम लिमिट रखेंगे अगर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कि एक दिन लगेगा उसमें। लेकिन अगर जितना भी एडिशनल 20 किलोमीटर हो रहा है, या फिर 20 किलोमीटर हुआ और 1 किलोमीटर हो गया, मतलब 21 किलोमीटर, तब भी एडिशनल एक दिन दे देंगे, समझ रहे हो। 20 किलोमीटर बियॉन्ड जितना 20 जाता रहेगा, और कोई पार्ट भी गया, 5 गया, 10 गया, तब भी एक ही दिन होगा, आधा दिन का कोई कैलकुलेशन नहीं होगी इसमें। क्लियर। आगे अगर हम बात करें अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, जितने भी छोटे छोटे कार्गो जिनसे ट्रक व्रक जिनसे सामान जाता है, उनके लिए लिमिट रहती है 200 किलोमीटर वन डे। एडिशनल 200 किलोमीटर या उसका कोई पार्ट, पार्ट का मतलब 200 यहां हो गया, हमको 300 की मूवमेंट करनी है, तो 200 यहां, 100 यहां, तब भी एडिशनल 1 ही डे मिलेगा। मान लो 205 की है तो 200 के लिए 1 डे यहां, 5 किलोमीटर के लिए 1 डे यहां, समझ रहे हो। कोई भी अगर पार्ट होगा एक दिन हम एक्सटेंड कर देंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये चैप्टर एमसीक्यू में आएगा, समझ रहे हो, तो ध्यान से पढ़ना क्योंकि एमसीक्यू आड़े तिरछे आएंगे। तो सर एमसीक्यू में आएगा, इतना पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। वैलिडिटी पीरियड काउंटेड फ्रॉम द ई वे बिल इज जनरेटेड, वैलिडिटी कैन बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपायरी। कह रहे हैं वैलिडिटी पीरियड आप एक्सटेंड कर सकते हैं विद इन 8 आवर्स ऑफ एक्सपायरी, मतलब 8 घंटे बचे हो एक्सपायरी को जो है ई वे बिल की, वहां से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। हो सकता है आपके जो है कुछ प्रॉब्लम आई हो उसमें, जो क्या बोलते हैं ट्रक व्रक जिसमें भी ले जा रहे हो सामान, ठीक है। ईच डेज वैलिडिटी एंड्स एट द मिड नाइट ऑफ द सक्सीडिंग डे, इसका क्या मतलब, क्या मतलब है, मतलब कल की वैलिडिटी आज रात को खत्म हो जाएगी।
कल की वैलिडिटी आज रात को खत्म हो जाएगी। अगले दिन की रात 12 बजे। मतलब अगले अगले दिन, दिन का अगर अगले। आपको एक्सटेंशन करना है तो वो 8 घंटे, आज से 8 घंटे पहले करना होगा। अगर हम बात करें इसकी पूरे प्रोसेस की, तो ई वे बिल मान लो अभी आज हमने जनरेट किया, आज का मतलब अभी मान के चलते हैं दोपहर में। अगर हमने आज डेट क्या है 11/7 को दोपहर में 12 बजे हमने जो है ई वे बिल जनरेट किया, तो हमारी एक दिन की टाइम लिमिट कहां से स्टार्ट होगी और कहां पे एंड होगी? अभी दोपहर के 12 बजे। अभी मान लो दोपहर के 12 बजे हमने किया, तो अगर एक दिन देखोगे तो तुम कहोगे अभी से 12 बजे से लेके कल के 12 बजे तक। 12 तारीख को रात 12 बजे। हाँ, ई वे बिल आप कभी भी जनरेट करें पूरे दिन में, उसकी जो वैलिडिटी स्टार्ट होगी वो रात के 12 बजे से स्टार्ट होती है। जैसे आज दिन के 12 बजे हमने किया है, तो आज जो रात का 12 बजे होगा टाइम, वहां से स्टार्ट होगा और कहां तक एंड होगा है? हाँ, वो कल रात के 12 बजे तक ये एंड होगा, एक दिन यहां तक आपका चलेगा। क्योंकि ऐसा होता क्या है, कोई मान लो रात के 8 बजे ई वे बिल जनरेट कर दे तो उसके साथ अनफेयर हो जाएगा। तो इसीलिए ये समझ लो गवर्नमेंट एक्सटेंड पीरियड ये देती है कि मान लो आज आपने दिन में आपने वो किया तो ये आपको ग्रेस पीरियड मिल जाते हैं दिन वाले। समझ रहे हो? वैलिडिटी पीरियड आपको रात का ही स्टार्ट होगा, रात से ही स्टार्ट होगा। और ई वे बिल जब हम लोग जनरेट करते हैं, हमको पता होता है गुड्स का मूवमेंट 12 बजे, हमको 12 बजे से 12 बजे तक टाइम लिमिट दे रखी है, तो हमको एक दिन में मतलब सुबह अगर निकालेंगे तो शाम तक पहुंच जाना चाहिए गुड्स। समझ रहे हो? समझ में आ गया होगा आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट पूरा, कि कब से स्टार्ट होता है कब तक एंड होता है। और एंड होने के 8 घंटे पहले, मतलब 12 बजे से 8 घंटे माइनस कर लो, वहां तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड एक्सटेंड का कोई ऑप्शन नहीं होता है। आगे इंस्पेक्शन ऑफ ई वे बिल, ये हाँ कौन? जब से स्टार्ट होगा उससे पहले भी वैलिड नहीं होगा? उससे पहले वैलिड मतलब जैसे कि 12 बजे को पहले किया, हाँ रात के 12 बजे वैलिड होगा, हाँ तो नहीं, उसके पहले मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए हमने बताया उसके पहले अगर आप मूवमेंट करते हैं तो उस पर एक टाइम लिमिट दे रखी होती है, इस दिन से लेके इस दिन तक वैलिड है। तो उसके पहले मूवमेंट करेंगे तब भी वो वैलिड नहीं रहेगा, उसके बाद मूवमेंट करेंगे तब भी वैलिड नहीं होगा। मतलब अगर एक मैकेनिज्म हम बात करें, तो हमने अगर आज जनरेट किया है तो हमको पता है 12 से 12 टाइम लिमिट है, तो हम उसी के बीच में मूवमेंट करेंगे। क्योंकि अगर जब हम जनरेट करते हैं, जो जनरेट करने में भी दिन के कितने बजे कर रहे हैं किसी को नहीं पता होता है, सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। इसीलिए टाइम लिमिट रखी गई है कि आप जनरेट चाहे जब कर लें, लेकिन उस दिन के 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक की टाइम लिमिट दी जाएगी मूवमेंट के लिए। वैलिडिटी उसकी तभी से स्टार्ट होगी। जैसे कहते नहीं आपने कुछ कूपन ले लिया लेकिन वो अभी वैलिड नहीं है, रात में खुलेगा। समझ रहे हो? वो वाला केस हुआ कि ई वे बिल तो जनरेट हो गया है लेकिन वो अभी वैलिड नहीं है, उसकी शक्तियां नहीं खुली हैं अभी, 12 से 12 उसकी शक्तियां ओपन रहेंगी। ओवरऑल जब तक स्टार्ट नहीं होगा गाड़ी नहीं निकाल सकते। हाँ नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर चेक पॉइंट पे फंस गया तो अभी तुम्हारा ई वे बिल वैलिड ही नहीं है। हाँ बात खड़ी नहीं हमको अगर पता है कि हमको 12 बजे आज गाड़ी निकालनी है, 12 बजे के बाद निकालनी, सुबह निकालनी, अगले दिन सुबह निकाल सकते हैं, सुबह निकालनी है, तो हम ई वे बिल आज किसी भी टाइम इशू कर सकते हैं। आज इशू करके रख लेंगे, मान लो हमको गुड्स कल पहुंचाना है तो हम एक दिन पहले करके रखेंगे ना, क्योंकि हमको पता है कि ई वे बिल का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। समझ रहे हो? हम ऐसा थोड़ा ना करेंगे आज ही गुड्स जाना है और आज ही जनरेट कर रहे हैं। अगर आज गुड्स हमारे लिए अर्जेंटली जाना है तो कल हम जनरेट करके रख लेंगे ई वे बिल कि आज हमको मूवमेंट करना है गुड्स का। समझ रहे हो? चार्ट समझ में आया? पक्का? इंस्पेक्शन ऑफ ई वे बिल एक बार पढ़ लो इसको, जितना पढ़ा है तुम लोगों ने, नहीं तो जल्दी खत्म हो जाएगा चैप्टर। लेकिन कई बार मतलब जैसे बिजनेस में होता है कि अचानक से ऑर्डर आ जाता है और अचानक से देखो, ये इंटर स्टेट वाला ऑर्डर आप अगर अचानक से आ जाएगा कैसे फुलफिल कर लोगे? उड़ के चले जाओगे? लोकल में अगर आ गया, अगर लोकल में आ गया तो ई वे बिल की वैलिडिटी मान लो 50,000 का है कल, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि कंटेनर से गुड्स जाना है और आप तुरंत लदवा के तुरंत भेज देंगे। एक दिन का समय आपके पास होगा मोस्टली। अगर ई वे बिल में गुड्स ऐसे आ रहे हैं जो कंटेनर से जाने वाले हों तो एक दिन का समय होगा।
समझ, इतना नहीं होगा। और कह दो सर कोई छोटा गुड्स हुआ तो बाइक पे लाद के ले जाओगे, ई वे बिल की कोई जरूरत नहीं है, कार में रख के दे दोगे, पोर्टर चलते हैं पोर्टर से करवा दोगे अगर विद इन सिटी वगैरह ऐसे करके फंस रहा है। समझ रहे हो, ये जो है वैलिडिटी तब आ रही जब बड़ा ट्रांजेक्शन हो, दूर जा रहा हो, ऐसे करके इंटर स्टेट हो रहा हो। आज कृष्णा नहीं आया मनदीप, He is dreaming right. ड्रीमिंग, He is dreaming right. अच्छा सो रहा है। अलग ही सुबह सोने का अलग ही मजा है, समझ लो, नींद उठती किसी की नहीं खुलती होगी। अच्छा 50% स्टूडेंट्स फाइनल या इंटर में इसीलिए उनकी छुट्टियां होती हैं, और अगले दिन पूछो तो कहते हैं सर बीमार हो गए थे। हाँ कृष्णन पूछा था? सर मिनिमम किलोमीटर पे कुछ होते हैं क्या? नहीं कितने किलोमीटर होना चाहिए तभी यूज करने पर? नहीं, इसमें तो 1 किलोमीटर के लिए भी बताया गया ना, 20 किलोमीटर की लिमिट दी गई है, अगर 20 किलोमीटर के अंदर हो तब भी एक दिन माना जाएगा। तभी ये बिल जनरेट हाँ जैसे कि कल एक क्लाइंट का आया था तो उसका 2 किलोमीटर था, हाँ ये बिल तभी तो, ये बिल जनरेट हुआ। और क्या 20 किलोमीटर मैक्सिमम देगी, दी गई है कि 20 किलोमीटर के लिए एक दिन माना जाएगा वैलिडिटी, लेकिन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, किलोमीटर डिपेंड ही नहीं करता, इसमें वैल्यू दी गई है। अच्छा अगर किलोमीटर वैलिड होते तो जहां पे ये 50,000 लिखा था वहां किलोमीटर भी लिखा होता, समझ रहे हो, तो कर लिए तुम जनरेट, पर उसमें सर मिनिमम बता रहे थे कि वो मैक्सिमम डाल के 50 किलोमीटर, मैक्सिमम 2 किलोमीटर लिख दिया था कि मैक्सिमम 50 किलोमीटर। हाँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम जान लो 2 किलोमीटर है, लेकिन जा सकता है हमारा 50 किलोमीटर तक, जनरेट कर देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल काफी अलग चलता है, बताया ही था, तुम लोग तो कर चुके हो। ई बिल तो जनरेट विदाउट हेल्प किए थे। वही उसमें कई जगह जैसे उसमें 50 किलोमीटर उसमें लिखा था 2 किलोमीटर जाना है। अच्छा इसके अलावा खोल वोल के लॉगिन वॉगिन करके कर लिए थे, काम आया मतलब। जल्दी जल्दी पढ़ना, बाकी सबके पास बुक है, पढ़ सकते हैं। सर ये जो हैंडीक्राफ्ट वाला है, हम्म सर ये पूरा रजिस्टर्ड पर्सन है ना, बायर का स्टेटस, हम्म, तो सर ये कैसे ईमेल जनरेट, क्या रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है? हैंडीक्राफ्ट पर्सन एग्जाम्प्ट जनता है। नहीं, हैंडीक्राफ्ट गुड्स में एक पर्सन कोई ना कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, समझ रहे हो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स में भी। हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो बनाते हैं उनके लिए एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर ट्रेडर हो उसके, अभी पढ़ेंगे हम लोग, तो एग्जेम्प्ट थोड़ा ना होगा। स्ट्रक्चर देख लो, इसमें जो टाइम लिमिट वगैरह है। हाँ सर अगर 50,000 के ऊपर का माल है और उससे जा रहा बुलेट कार्ड नहीं हो, मेरी गाड़ी रिया 50,000 बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अगर 50,000 का ऊपर का सामान है और बैलगाड़ी तुम्हारी इंटर स्टेट मोस्टली आज के जमाने में नहीं जा पाएगी, हाँ 10-20 किलोमीटर के अंदर जा रहा है, ई वे बिल नहीं जनरेट, मतलब उस बैलगाड़ी में कहाँ होगा, ट्रांसपोर्टर की डिटेल नहीं, ये तुम इलॉजिकल बात कर रहे हो। बैलगाड़ी से कौन ही ट्रांसफर करेगा, बैल कौन ही रखेगा, जीएसटी में बैल कौन ही चढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉनिक परचेज करते तो वो क्लियर बिल लगवा के भिजवाते हैं। क्या चीज? हाँ एसी अगर लगवा के भिजवाते हैं दुकान में। नहीं एसी तुम्हारी क्या इंटर स्टेट हो रही है, या फिर एसी के केस में तुम्हारा ई वे बिल जनरेट नहीं होता है। नॉर्मल केसेस हैं कि हम यहाँ से अपने लोकल में सेल कर रहे हैं, लोकल में 20,000 की टीवी बेच दी, उसको हम यहाँ पे 5 किलोमीटर के अंदर रेडियस में कर रहे हैं, इसमें ई वे बिल वहां पे जनरेशन की जरूरत होती है जहां पे ये चांसेस हो गुड्स में एक दो जो है हमारे चेक पॉइंट पड़ेंगे, चेकिंग के चांसेस हैं, ऐसा गुड्स है जिसको खोल के चेक नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हो, काफी सारे बंद कंटेनर होते हैं सील्ड, उसके केस में किया जाता है। तुम लोग तो हर केस में उसको ठेलिया हो, समझ रहे हो, बैलगाड़ी हो, ऐसे लग रहा है गांव वाले बच्चे पढ़ा रहे हैं। सब मम्मी भी ये कह रहे गाड़ी का नंबर क्या डालोगे? अब कौन है क्या एसी कम नहीं होगी इससे, अब इससे ज्यादा की उम्मीद ना करना।
गर्मी हमारे बहुत लगती है। ये ठिलिया विलिया वाले क्वेश्चन हमको बाद में बताना, ठीक है, डिटेल में हम क्लास के बाद लेंगे। अच्छा कहोगे वो जो स्कूटर नहीं लगा होता है उसके आगे उससे सप्लाई कर रहे हो हैं, उसमें तो मोटर व्हीकल भी है, समझ रहे हो? नंबर प्लेट होती है उसमें। जिनका 15 साल के ऊपर टाइम लिमिट हो जाता है। अब तो देखा है स्प्लेंडर भी लगाए हुए हैं कुछ लोग। बुलेट नहीं देखी हमने, ओला भी तो लगाते हैं कुछ लोग। मतलब मान गए ओला की कैपेसिटी नहीं है। क्या चीज? नहीं, एग्जाम सप्लाई है, देखो एग्जाम सप्लाई क्या है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर देखो कि फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी उसकी कैलकुलेशन हम नहीं लेंगे, समझ रहे हो? केवल वही गुड्स लेंगे जो टैक्सेबल है, जिन पे टैक्स जाएगा, उसी पे हम सीजीएसटी एसजीएसटी सब ऐड करेंगे और इनवाइस में वो ऐड होगा। पूरा इनवाइस लिया जाएगा। हमने तुमको सिंपली क्रक्स फॉर्म में बताया, इनवाइस पे जो वैल्यू है वही आनी चाहिए मेनली। जैसे कि 60,000 का माल है हाँ और 15,000 हम लोग का एक्सेंट वाला है, हाँ तो पर ईवी जनरेट करना पड़ेगा। हाँ। आगे अगर हम लोग बोले इंस्पेक्शन ऑफ ईवे बिल, एथोराइज्ड ऑफिसर मे इंस्पेक्ट, मे का मतलब उसके पास ऑप्शन होता है, और अगर मस्ट लिखा है मतलब करेगा ही करेगा। एनी कन्वेंस फॉर वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल, किसी भी गाड़ी को रोक सकता है कि आपके पास ईवे बिल है कि नहीं है, उसका वेट चेक कर सकता है। वेट इन द सेंस जो आपका लिखा हुआ है उस पे ईवे बिल पे वही एक्चुअल में भी वेट होना चाहिए। जैसे तुम लोग देखे होगे जो चेक पोस्ट होती है उनमें वेट वाला भी सिस्टम होता है, गाड़ी जैसे ही जाती है और वेट हो जाता है गाड़ी का, और ईवे बिल आप देते हो तो ईवे बिल पे वो वेट मैच हो जाता है। अगर मिसमैच हुआ तो इसका मतलब कुछ एडिशनल चीजें उसमें रखी हुई हैं, और एडिशनल चीजें रखी हुई तुरंत चेक करेगा वो, समझ रहे हो? अगर कंटेनर पे 100 kg लिखा हुआ है, एक सेकेंड, 100 kg ईवे बिल पे लिखा है तो कंटेनर में भी 100 kg होना चाहिए। अगर 150 यहाँ पे हुआ तो 50 kg तुम एक्स्ट्रा ले जा रहे हो, कुछ 50 kg की एक्स्ट्रा मूवमेंट कर रहे हो। तो जो एथोराइज ऑफिसर है वो चेक कर सकता है कि 50 kg है क्या आखिर, जो कि आपने ईवे बिल में मेंशन नहीं किया। इंस्टॉलेशन ऑफ क्या लिखा है, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस इनको बोलते हैं। मतलब जो मतलब बड़ी बड़े कंटेनर होते हैं उन पे एक जीपीएस टाइप का सिस्टम भी लगाया जाता है जिससे मूवमेंट उनका ट्रैक किया जा सके। इफ रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी नहीं है। तुम नॉर्मल केस में देखोगे अगर किसी का ईवे बिल जनरेट कर रहे हो तो ये वाली डिवाइस उसके उसमें नहीं लगेगी। क्लियर? बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस होते हैं जो, समझ रहे हो, जैसे गोल्ड या फिर डायमंड वगैरह हो गए, उनमें ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जाती है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर ऑफिसर, एथोराइज ऑफिसर। एथोराइज ऑफिसर कौन होता है? एथोराइज ऑफिसर वो ऑफिसर जो उस समय ड्यूटी पर अपॉइंट किया गया हो। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई कर सकता है। अ समरी रिपोर्ट एंड फाइनल रिपोर्ट ऑफ द इंस्पेक्शन मस्ट बी अपलोडेड ऑनलाइन इन फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी ईवे बिल 3। मतलब एक समरी रिपोर्ट और एक फाइनल रिपोर्ट अपलोड करेगा कौन? एथोराइज ऑफिसर। अगर तुमको रोका है, उसने चेकिंग की है, तो पूरी रिपोर्ट बना के देगा फॉर्म EWB3 में कि उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया तुम्हारे कंटेनर में वगैरह वगैरह। क्लियर? अच्छा, ये क्यों किया जाता है? रिपोर्ट क्यों बना के देता है? उसका काम है वो चेक करके चला जाए। इसका जवाब आगे मिलेगा। राइट्स ऑफ पर्सन, कह रहे हैं जो गुड्स का मूवमेंट कर रहा है ट्रांसपोर्टर या ड्राइवर, उसका क्या राइट है? कह रहे हैं अगर व्हीकल को मोर देन 30 मिनट्स से ज्यादा, आधे घंटे से ज्यादा अगर उसको रोक के रखा गया है ड्यूरिंग द ट्रांजिट, द ट्रांसपोर्टर कैन अपलोड अ रिपोर्ट ऑन द जीएसटी पोर्टल इन जीएसटी EWB3 4। क्योंकि अगर तुम 30 मिनट से ज्यादा गुड्स को रख रहे हो, कंटेनर को रिटेन कर रहे हो, तो जो ड्राइवर है या ट्रांसपोर्टर है वो कंप्लेन कर देता है जीएसटी डिपार्टमेंट में कि हमको आखिर क्यों रोका गया है। अगर
ड्राइवर ने पूछा है हमको क्यों रोका गया है, तो इसका जवाब कौन देगा? ऑफिसर देगा कि तुमको क्यों रोका गया, हमारे पास टिप आई थी, हमको चेक करना था, पूरी रिपोर्ट बना के EWB3 में देगा। क्लियर कि तुमको हमने क्यों रोका है। उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ ई वे बिल, एथोराइज पर्सन कौन कौन है? राइट ऑफ कमिश्नर एंड प्रॉपर ऑफिसर कैन इंस्पेक्ट एनी कन्वेंस एंड वेरीफाई ई वे बिल, मतलब कमिश्नर या प्रॉपर ऑफिसर जो अपॉइंट किए जाते हैं उनके क्या क्या राइट है। इंस्टॉल RFID डिवाइसेस फॉर ट्रैकिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस आप ना लगा सकते हैं ट्रैकिंग वर्किंग के लिए। कैन वेरीफाई गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। मस्ट रिकॉर्ड समरी रिपोर्ट पार्ट ए 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शंस के 24 घंटे के अंदर समरी रिपोर्ट आप जीएसटी डिपार्टमेंट में देंगे। कौन देगा? प्रॉपर ऑफिसर जो ऑथराइज्ड ऑफिसर था या कमिश्नर। दूसरा क्या है? फाइनल रिपोर्ट पार्ट बी में 3 डेज ऑफ इंस्पेक्शन के अंदर देंगे, इंस्पेक्शन के 3 दिन के अंदर फाइनल रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, जो भी उसका कंक्लूजन निकला सर्च का। दिस पीरियड में बी एक्सटेंडेड बाय 3 more days इफ रिक्वायर्ड, ये जो 3 दिन की लिमिट है इसको प्लस 3 days और एक्सटेंड किया जा सकता है अगर रिक्वायर्ड होता है तो। रिपोर्ट फाइल्ड ऑनलाइन इन फॉर्म GST EWB3, जो ऊपर बताया गया था, जो रिपोर्ट देंगे जीएसटी के ऑफिसर प्रॉपर ऑफिसर, वो EWB03 में देंगे। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहे अब बेचारा जो गाड़ी ले जा रहा है उसके क्या क्या राइट्स होंगे। ट्रांसपोर्टर, इफ व्हीकल इज डिटेन मोर देन 30 मिनट्स दे मस्ट अपलोड अ रिपोर्ट ऑन द GST पोर्टल, यूज फॉर्म GST EWB4 ऑन कॉमन पोर्टल, मतलब यहाँ पे वो अपनी कंप्लेंट डालेंगे। कौन? जो भी गाड़ी ले जा रहा है, जो मूवमेंट कर रहा है गुड्स का, कि हमको 30 मिनट से ज्यादा क्यों रोका गया, हमको इसका रीजन जानना है। तो ये पूरी डिटेल इसमें भरेगा और इसका जवाब कौन देगा? ऑफिसर। क्लियर? समझ में आ गया होगा, एक बार पढ़ लो इसको, बुक है सबके पास। इजी है ये बिल, बस एग्जाम में आना चाहिए था इसका करीब 14-15 नंबर का क्वेश्चन, मजा आ जाता। कह रहे हैं कि 3 दिन में फाइनल रिपोर्ट देनी होती है। किसको? प्रॉपर ऑफिसर या फिर जीएसटी के कमिश्नर को। अगर वो 3 दिन में रिपोर्ट नहीं दे पाया, कोई रीजन हो सकता है, तो 3 दिन फर्दर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 दिन की टाइम लिमिट होती है रिपोर्ट देने की। 6 दिन से ऊपर इसको नहीं ले जा सकते। 3 + 3 days है। कैन इंस्टॉल RFID डिवाइस फॉर ट्रैकिंग। हाँ, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस होती है। नहीं, कैन इंस्टॉल मतलब GST ऑफिसर इंस्टॉल करवा सकते। हाँ, जीएसटी ऑफिसर, उसको लगता है कि तुम कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, दूसरा रूट जा रहे हो, गुड्स को कुछ ऐसे कर रहे हो, तो वो ऑर्डर दे सकता है। कैन का मतलब ऑप्शन है, उसके बाद कुड नहीं है। वो सजेस्ट करेगा कि आपको ये इंस्टॉल करना है, वो आपके डॉक्यूमेंट में डाल देगा, तो वो आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपल्सन नहीं कर सकता है कि आपको करा के ही तभी जो है मूवमेंट करना है। वो कहेगा कि आप कराएंगे क्योंकि आपके पास इतने प्रीसियस गुड्स जा रहे हैं, आप ले जा रहे हैं, ट्रैकिंग जरूरी है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे करके। क्योंकि होता क्या है, काफी सारे बिजनेसेस होते हैं जिसमें थेफ्ट का डर बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर इनमें सब में, तो उन सब केसेस में ये रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस होती है जिनको इंस्टॉल कराया जाता है। क्योंकि अगर चोरी हो गई, जाओगे पुलिस के पास ही। आगे आते हैं नॉन कंप्लाइंसेस ऑफ ई वे बिल। अगर ई वे बिल का कंप्लाइंस आपने नहीं किया तो सेक्शन 122 लगता है। कह रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। टैक्सेबल पर्सन जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है विदाउट ई वे बिल, बिना ई वे बिल के अगर आप जो है इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आप पेनल्टी के लिए लाइबल होते हैं इक्वल टू 10,000 और टैक्स इवेटेड विच एवर इज हायर। कह रहे जितना आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं उतना और 10,000 रुपए, उन दोनों में से हायर वाला अमाउंट आपको देना पड़ता है। मतलब अगर आपने ई वे बिल जनरेट नहीं किया है तो मिनिमम आप 10,000 का टैक्स देंगे।
मिनिमम 10,000 तो आपको देना ही पड़ेगा। कैसे? क्योंकि हायर लिखा हुआ है, समझ रहे हो? तो या तो यहाँ पे 10,000 है तो यहाँ पे 9,000 होगा, तब भी 10,000 दोगे, और अगर यहाँ पे 11,000 हुआ तो 10,000 से ज्यादा दोगे, मतलब मिनिमम 10,000 देना ही देना है। समझ में आया? इसलिए बहुत जरूरी है ये जनरेट करना। सेक्शन 129 कह रहे हैं कंसिडरेशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इफ ट्रांसपोर्ट विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट और विद इंटेंट टू इवेड टैक्स। अगर तुम्हारा इंटेंशन है कि तुम टैक्स को चोरी करना चाहते हो, मान लो पूरा इंस्पेक्शन किया और उसमें मेजर कोई टैक्स निकल के आ रहा है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 2-3 लाख 4-5 लाख रुपए का आप टैक्स इवेड करना चाह रहे हो, तो वहीं पे उस गुड्स के कंटेनर को सील कर दिया जाता है। जैसे देखते हो नहीं, मतलब एग्जांपल दे रहे हैं, रिलेवेंट एग्जांपल नहीं है, कस्टम पोर्ट पे देखते हैं कि गुड्स अगर कुछ कंटेनर ऐसा वैसा है जिसपे ड्यूटी वगैरह पे नहीं की गई तो उसको वहीं पे सील कर देते हैं, कस्टम का ऐसे करके ठप्पा लग जाता है, काफी सारी मूवीज में देखा होगा। वैसे ही रास्ते में ईवी बिल में किया जाता है। अगर उनको लग रहा है कि आप इवेड टैक्स कर रहे हैं, आपका इंटेंशन ही यही था, आप भूले भूले नहीं है ईवी बिल जनरेट करना, प्रॉपर साजिश रची है आपने, तो जो है गुड्स को वहीं पे आपका कन्वेंस सील कर दिया जाता है सील कर दिया जाता है। कह रहे एक्सेप्टेंस रिजेक्शन और कैंसिलेशन ऑफ ईवे बिल, पहले इतना पढ़ लो उसके बाद हम लोग बात करते हैं। हसदीप जरा बाहर देखना, अमित सर नहीं आए हैं क्या? आ गए थे। हाँ, गुड्स अगर ले जा रहे हो तो गुड्स ले जा रहे हो अगर, तो गुड्स पे जीएसटी वाला ही टैक्स लगेगा। नहीं, आप मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट करने का मतलब सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई पे आपको टैक्स पे करना है, लेकिन आप ईवे बिल नहीं जनरेट कर रहे हैं, उसको कहीं शो नहीं कर रहे हैं, तो टैक्स आप बचा रहे हैं किसी ना किसी तरीके, सेल्स भी नहीं दिखा रहे, समझ रहे हो? एक्सेप्टेंस रिजेक्शन या कैंसिलेशन ऑफ ईवे बिल। एक्सेप्टेंस, द रिसिपिएंट कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ईवे बिल। जो रिसिपिएंट है, जैसे सप्लायर ने भेजा है यहाँ से, तो रिसिपिएंट उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, दोनों ऑप्शन रहते हैं। दिस मस्ट बी डन विद इन 72 आवर्स ऑफ द जनरेशन और बिफोर डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर। कह रहे मान लो सप्लायर ने इशू किया, जनरेट कर दिया ईवे बिल, सप्लायर जब जनरेट करेगा और रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर डालेगा जैसे ही ईवे बिल में, तो रिसिपिएंट को मैसेज चला जाएगा कि ईवे बिल जनरेट हुआ है, ठीक है? जैसे ही मैसेज जाएगा वहां से 72 आवर्स या फिर जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, दोनों में से अर्लियर वाली जो है टाइम लिमिट ले लोगे, वहां तक ये रिजेक्ट कर सकता है ईवे बिल। जैसे हमको दिखा कि हमारे नाम का किसी ने ईवे बिल जनरेट किया, सामान भेज रहा है, तो हम पोर्टल पे जाके अपने ऑप्शन होता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का, हम रिजेक्ट कर सकते हैं उसको, कैंसिल हो गया, या फिर डिलीवरी के पहले मतलब 74 आवर्स या फिर डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर वाला रहेगा, जो अर्लियर आएगा आवर्स उसमें आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। आपके दरवाजे पे खड़ा है, रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो? पहले करना चाहिए था आपको। आगे अगर बात की जाए कैंसिलेशन, कैंसिल कब तक हो सकता है? कैन बी डन व्हेन गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्ट, गुड ट्रांसपोर्ट अगर नहीं हुई तब कर सकते हो। गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्ट एज पर द डिटेल फर्निश, जो डिटेल्स लिखी थी ईवे बिल में, जो डिटेल हमने दी थी कि ये गुड्स हमको चाहिए, वो डिटेल मैच नहीं कर रही, मतलब डॉक्यूमेंट्स और गुड्स दोनों मिसमैच है। टाइम लिमिट must be cancelled within 24 hours of generation, can be cancelled if e-way bill has already been verified in transit। कह रहे हैं अगर एक बार किसी ऑफिसर ने ईवे बिल को जो है आपके सामान को रास्ते में चेक कर लिया, उसके बाद आप ईवे बिल कैंसिल नहीं कर सकते। मान लो आपका ऐसे करके कंटेनर जा रहा है, कोई हंसेगा नहीं हमारी ड्राइंग पे, ठीक है? ये है कंटेनर और ये जा रहा है, ठीक है? और ये कंटेनर को यहाँ पे चेक कर लेने के लिए रोक दिया गया, और जैसे ही चेक करने के लिए रोका गया, ड्राइवर ने तुरंत फोन कर दिया कि वहां से ईवे बिल कैंसिल करो। अगर यहाँ पे रोका गया है, उस केस में आप जो है ईवे बिल कैंसिल नहीं कर सकते। एक बार अगर चेक हो गया गुड्स तो वेरीफाई हो गया, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे वेरीफाई कर देगा कि इसमें कितनी क्वांटिटी है, कितनी सच्चाई है, क्या क्या चीजें हैं सारी, उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल का ऑप्शन नहीं आएगा अगर एक बार वेरीफाई हो गया गुड्स, क्योंकि वेरीफाई में आपका टैक्स रिवीजन ये सब चीजें निकल के चली आएंगी ना, कि कितना आप टैक्स इवेड कर रहे हो, ये सारी चीजें।
अब लास्ट फॉर्म्स कौन कौन से हैं ई वे बिल के अंदर? ई वे बिल 01 जाता है, ई वे बिल जिसमें जनरेट होता है। ई वे बिल 03 हम लोगों ने देखा था, जिसमें ऑफिसर अपना इंस्पेक्शन रिपोर्ट पार्ट ए बी की भेजता है। अगर 04 की बात करें तो अगर 30 मिनट से ज्यादा आपको डिटेन रखा गया है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, तो जो एससी होता है, मतलब एससी इन द सेंस रिसिपिएंट या सप्लायर या फिर ट्रांसलेटर, वो EWB 4 फॉर्म में रीजन पूछता है कि क्यों 30 मिनट से ज्यादा हमारे गुड्स को डिटेन किया गया। तो ये था आपका ई वे बिल। अगर हम आगे बात करें, एक सेकेंड,